नमस्कार दोस्तों, मैं सोना दादी स्वागत करती हूँ आपका जीनी स्टडी क्लासेस पे। हम कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के कोर्स का 30 डेज का चैलेंज और आज है उसका 16 डे। हम करेंगे आज टिश्यू। हम रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं जीव विज्ञान, जिसके 2 नए टॉपिक हो गए। अब हम आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो है टिश्यू। ये 2 पार्ट्स में होगा, आज पहला पार्ट एंड देन सेकेंड पार्ट। ठीक है, चलिए फटाफट से चलते अपने टॉपिक की तरफ, वो है टिश्यू। अब टिश्यू यानी इस टॉपिक में से उत्तक को टॉपिक में से लास्ट ईयर 2024 में काफी ग्रुप्स में क्वेश्चंस आए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक उत्तक है, एक है संतुलन और समन्वय, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से बायोलॉजी के अच्छे क्वेश्चन उठते हैं एक्चुअली, इसलिए चलिए चलते फटाफट अपने टॉपिक की तरफ। टिश्यू टिश्यू समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कोशिका क्या है। देखिए, जब हम घर बनाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? ईंटों का। ईंटों से क्या बनती है? दीवार। दीवार से क्या बनते हैं? कमरे। और कमरों से बनता है अपना घर। उसी तरह जो कोशिका होती है, ये बेसिक इकाई है। खूब सारी कोशिकाओं से मिलके क्या बनता है? उत्तक। और खूब सारे उत्तकों से मिलके क्या बनेगा? अंग। और खूब सारे अंगों से मिलके बनता है अंग तंत्र। और लगभग हमारे अंदर, जीवों के अंदर यानी मनुष्यों में 7 अंग तंत्र होते हैं। ये मिलकर बनाते हैं पूरा जीव संपूर्ण। कोशिका की संरचना छोटी सी देख लेते हैं, आपके कोर्स में नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कोशिका है, इसमें एक केंद्रक होता है, यहाँ कोशिका द्रव्य भरा होता है और इसकी बाहरी परत को हम एपिडर्मिस बोलते हैं। अब क्योंकि आपके एपिडर्मिस एज इट इज लिखा हुआ है, ये मैं पादप कोशिका की संरचना बता रही हूँ आपको फिलहाल, है ना, जंतु कोशिका की नहीं। ये पादप कोशिका की एपिडर्मिस, क्योंकि ये सेम प्रोसेस जो मैंने आपको बोला, कोशिका से बनते हैं उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र और उससे जीव बनते हैं। ये सेम ही मानव में, जीवों में, जंतु कोशिका में होता है और सेम ही पादप कोशिका में होता है। अब ये पादप कोशिका की संरचना, जंतु कोशिका की संरचना अलग होती है। इसमें मैंने बताया आपको, जैसे एपिडर्मिस होता है। देखिए, फिर आरपीसी ने एपिडर्मिस हिंदी में ही ऐसे, हिंदी में ये एपिडर्मिस लिखा है, नाम इंग्लिश का है, इंग्लिश में स्पेलिंग लिखी जाएगी, हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा। इसको कहते हैं हम बाहरी परत कहते हैं कोशिका की। ठीक है, अब आपको ऐसे याद करना, एपिडर्मिस ऐसे नहीं, बाहर त्वचा याद कर लो आप, है ना। तो ये केंद्र किसके अंदर होता है? कोशिका द्रव्य। अब संरचना आपके कोर्स में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि ये कोशिका ऐसी होती है। ठीक, और खूब सारी कोशिकाएं मिलके क्या बनाएंगे? उत्तक। और सेम खूब सारे उत्तक मिलके बनाएंगे अंग, खूब सारे अंग मिलके बनाएंगे अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलके बना देते संपूर्ण जीव। अब उत्तक क्या है? उत्तक है कोशिकाओं का समूह, एक तरह से, जो एक विशेष कार्य को करता है। यानी अलग अलग कोशिकाएं मिलके एक साथ आ जाएगी और वो विशेष कार्य करेगी, वो क्या बन जाएगा? उत्तक। और सेम खूब सारे उत्तक होंगे, वो एक विशेष कार्य करेंगे तो अंग बना देंगे। इसको खूब सारे 2-4 अंग मिलकर, अगर एक जैसे पाचन तंत्र है, उसी के अंग मिलकर एक पर्टिकुलर कार्य कर रहे हैं पाचन का, तो अंग तंत्र बना देंगे और अंग तंत्र जीव बनाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया बेसिकली कि आपको टिश्यू यानी उत्तक कहते हैं किसको? कोशिकाओं का वह समूह जो किसी विशेष कार्य को करता है, उसको हम उत्तक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो, उत्तक एग्जाम्पल दिए, रक्त। रक्त भी उत्तक है जो मनुष्य में पाया जाता है, जबकि जाइलम और फ्लोएम पादप उत्तक। ठीक है, मैंने आपको पादप कोशिका बताई थी भी, जंतु कोशिका नहीं। वो मैं अगले पार्ट में जब करवाऊंगी जंतु उत्तक, तो उसमें बताऊंगी। ठीक है, अब है पादप उत्तक। अब जैसे मैंने आपको बताया कि खूब सारे कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? उत्तक। और खूब सारे उत्तकों से मिलकर क्या बनते हैं? अंग। तो उत्तक कई प्रकार के होते हैं हमारे शरीर, पादप में भी। तो पादप में बेसिकली मोटा मोटी 2 उत्तक हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं विभज्योतक और स्थायी उत्तक। विभज्योतक उत्तक नाम से समझ में आ रहा है, यानी इसकी कोशिकाएं विभाजित होती रहती है, और जिसकी विभाजित नहीं होती, स्थायी होती है, वो स्थायी उत्तक है। तो 2 उत्तक मेनली है ना। उसमें भी अब टाइप्स आएंगे, विभज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। अब इसके टाइप हम पढ़ेंगे आगे। देखो, विभज्योतक उत्तक में क्या होता है? अब ये जो उत्तक होता है ना, ये क्या होता है, जब हम बीज डाले, नया पौधा होगा, तो वो धीरे धीरे वृद्धि करेगा। पहले लंबाई में करता है, फिर धीरे धीरे चौड़ाई में करता है। तो उस टाइम इसमें जो कोशिकाएं होती है वो विभज्योतक कोशिकाएं होती है, क्योंकि वो विभाजित होती है और लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि करती है। तो बेसिकली इसका काम क्या है? लंबाई में वृद्धि करना और चौड़ाई में वृद्धि करना। ठीक है, तो विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं क्या है? वो पौधों के उन भागों में पाई जाती हैं जहाँ निरंतर विभाजित होकर नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती है। देन इतना समझ में आ गया? आपको इतना समझना है, जैसे हमने सीड डाला, नया पादप बना, अब उनमें उस वक्त स्टार्टिंग में जो कोशिकाएं होगी वो विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं होंगी, क्योंकि वो विभाजित होकर उसकी पहले लंबाई में चौड़ाई में वृद्धि करेगी। ठीक है, अब इसमें देखो रिक्तिकाएं नहीं होती। अब क्या होती है रिक्तिकाएं? मैंने आपको बताया था, कोशिका ये था केंद्र। इसमें अगर खाली स्थान होता है ना, जैसे यहाँ खूब सारे खाली स्थान, इनको कहते हैं रिक्तिकाएं। अब चूंकि इसमें खाली स्थान नहीं है, एक भी रिक्तिका नहीं, इसमें सारा कोशिका द्रव्य पास पास रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें रिक्तिकाएं नहीं होती है। और विभाजन की शक्ति तो नाम से समझ में आ रहा है विभज्योतक उत्तक में कि इसमें विभाजन की शक्ति होती है, पावर ऑफ डिवीजन। ठीक है, अब ये पॉइंट है जो कोशिका द्रव्य घना है, स्पष्ट और प्रमुख केंद्र, इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये है। रिक्तिकाएं और विभाजन की शक्ति, 2 पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते फटाफट से। देखो, अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मैं इस डायग्राम को आपके थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये डायग्राम ठीक है, आपको दिख रहा होगा।
इसमें देखो ये शूट, शूट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर एकदम अच्छा परिपक्व पेड़ नहीं है, तना नहीं। प्ररोह मतलब जो जस्ट निकला, देखो तभी आपको दिख ही रहा होगा, छोटा सा पादप है एक तरह से, तो उसको प्ररोह कहते हैं इसको, ठीक है इसको। अब ये इसमें शूट की जो टिप है ये यहाँ पर, इसमें कौन सी कोशिकाएं होती है, मेरिस्टेमिक। एक जड़ की जो नीचे की ये टिप है, यहाँ पर भी मेरिस्टेमिक होती है। एक लीफ का जो बेस पार्ट है ये वाला, याद रखना ये, इस पे भी कौन सी होती है, मेरिस्टेमिक, यानी ये विभजोतक उत्तक कोशिका है। यहाँ विभजोतक, यहाँ पे भी विभजोतक थी, और यहाँ पादप, यहाँ बेस में यहाँ भी विभजोतक थी। एक तीन तो ये चीज हो गई। चौथी चीज देखिए क्या है, ये जो आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने में आपकी ऐसे संरचना अच्छा नहीं बना, एक मिनट, ये गन्ना था, ठीक है, स्टिल नॉट स्ट्रेट, ओके ये ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता होगा ऐसे नोड्स थे इस तरह के। अब इनको हिंदी में क्या कहते हैं हम, ये देखो, ये इस नोड के बीच की जो जगह है जिसको हम खाते हैं एक्चुअली, जिसमें रस होता है, इसको हम कहते हैं पर्व हिंदी में, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पर, पर्व संधि, जैसे ये पर्व है, ये पर्व है, इसके बीच का है वो पर्व संधि है। इंग्लिश का नाम है मैं बता देती हूँ, बट हिंदी वाले सिर्फ हिंदी का देखना, इंग्लिश का मत नोटिस करना, ये कंफ्यूजिंग होता है इंग्लिश और हिंदी। अब ये जो इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, नोड, जिसको पर्व संधि हिंदी में कह रहे हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं नोड, और इसका ये मिडिल वाला पार्ट को हम कहते हैं इंटरनोड, ठीक है। तो अब ये कहाँ होता है, ये इंटरनोड है, इंटरनोड के बेस में होता है यहाँ पे। या हिंदी में अगर हम कहें, आप हिंदी वाले हिंदी में ध्यान दीजिए कि जैसे ये क्या था, पर्व था, ये क्या था, पर्व था, इसके बीच में पर्व संधि थी। पर्व संधि ये क्या है, पर्व के दोनों ओर पाया जाता है, ये जो पर्व संधि का बेसिक बेस पार्ट होता है ना, वहां पे पाया जाता है। तो आपको ये याद रखना, पर्व के दोनों ओर और पत्तियों की बेस पे, एक तो लीफ के बेस में था, एक पर्व के दोनों ओर, यहाँ इसके यहाँ पे इसको हम कहते हैं इंटरनोडिया, इस पार्ट को, क्योंकि वहां पे आपके पर्व संधि वर्ड नहीं है, पर्व के दोनों ओर लिखा जिसको हम इंटरनोड कहते हैं, वहां पे भी पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम फटाक से कि इसका, इनके जो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इन स्थानों के आधार पे इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या था, शीर्षस्थ यानी एपिकल। अब नाम से आपको पता चल रहा है, शीर्ष यानी शीर्ष पे जो होता है, सिंपल है कि जड़ और तने के शीर्ष पे होता है और पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। इतना आपको अंडरस्टूड होगा, समझ में आ गया आई थिंक, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट, पार्श्वी और कैम्बियम। याद रखिएगा पार्श्वी वृद्धि के साथ ही कैम्बियम जो नाम लिखा हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बनता दिखता है। कैम्बियम वृद्धि किस में पाई जाती है, तो तने और जड़ के पार्श्व में। देखिए पहले मैंने आपको बताया, जैसे ये क्या था, शूट था, प्ररोह था, प्ररोह में उसके टिप पे था और जड़ के टिप पे था, कि उसकी लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं। उसके साथ ही ये इसके यहाँ पार्श्व भाग में, यानी इस तरफ और इस तरफ, ये पार्श्व भागों में भी उपस्थित होते हैं, जिससे कि इसकी चौड़ाई में यानी मोटाई में भी वृद्धि होती है। तो पहले थी शीर्षस्थ वृद्धि, दूसरी थी कैम्बियम वृद्धि, जिसको पार्श्व वृद्धि भी कहते हैं। ये तने और जड़ के किनारों में, यहाँ पर है ना, यहाँ पे पाए जाते हैं। जड़ में भी सेम मोटाई में बढ़ती है, तो सेम वैसे ही कि जहाँ जड़ होगी उसके दोनों किनारों पे पाए जाएंगे, जिससे इसकी चौड़ाई में या मोटाई में वृद्धि होती है, यानी थिकनेस इंक्रीज होगी इसकी। नेक्स्ट, इंटरकैलरी, हिंदी में उसको कहते हैं अंतर्विष्ट। ये सेम नाम एनसीईआरटी की बुक में अगर हिंदी में लिखा हुआ है तो अंतर्विष्ट आएगा, अंतर्विष्ट आएगा, क्योंकि इंटरकैलरी थोड़ा टिपिकल है, इसलिए हिंदी में अंतर्विष्ट लिखा हुआ है वहां पे। अंतर्विष्ट विभजोतक कोशिकाएं, उनमें ये कहाँ होती है, सेम टू सेम लाइन है एनसीईआरटी में, देखना, पत्तियों के आधार पर और टनी के पर्व के दोनों ओर। मैंने आपको बताया ये पर्व था, यहाँ पर ये पर्व था, इस पर्व के यहाँ दोनों ओर, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यानी जहाँ पर्व संधि होती है उसके बीच में, ठीक है। तो तनों पत्तियों के आधार पे होता है और टहनी के पर्व पे। याद रखना ये पत्तियों के आधार पे, ये जो लीफ थी ना, ये यहाँ पर विभजक उत्तक है। एक पत्तियों के जो व्रंत होता है ना, ये स्टॉक जो जहां से लीफ लगी हुई होती है टहनी से, यहाँ पे ये अलग होता है, ये विभजोतक नहीं, पत्तियों के बेस में आधार में विभजोतक है। कंफ्यूज मत होना, रॉन्ग मत कर देना। तो ये 2 पॉइंट अगर क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं 2 पॉइंट में से आएंगे। अब आपने ये समझ लिया विभजोत उत्तक क्या था, उसमें 3 प्रकार थे और कौन कौन से कहाँ पाए जाते हैं। ये देखिए, अब आपको पढ़ना स्थायी उत्तक क्या होता है, कि विभजोतक उत्तक। अब ये सीधा उत्तक नहीं, ये पादप उत्तक है, यहाँ पर आप ऐड कर लेना। सिंपल उत्तक नहीं, उत्तक 2 प्रकार के, जंतु उत्तक और पादप उत्तक। हम पादप उत्तक पढ़ रहे हैं। अब पादप उत्तक में विभजोतक उत्तक हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं स्थायी उत्तक, जिसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक। अब विभजोतक उत्तक आपने पढ़ लिया। क्या होता है कि विभजोतक उत्तक की कोशिकाएं खूब विभाजित हो गई, जितनी होनी थी लंबाई में चौड़ाई में वृद्धि कर दी, ठीक है। उसके बाद ये कोशिकाएं क्या करती है, स्थायी कोशिकाओं में, ये स्थायी उत्तक में अपने कार्यों के आधार पर विभाजित हो जाती है, विभेदित हो जाती है, तो उसको विभेदीकरण कहते हैं।
यानी विभजित उत्तक की कोशिकाएं कार्यों के आधार पर आगे विभेदित होकर स्थायी उत्तक का निर्माण करती है। यही कोशिकाएं होती है, ऐसा नहीं कि अलग से पनपती है कहीं से। यही कोशिकाएं धीरे धीरे परमानेंट टिश्यूज में बदल जाती है। तो उसको हम क्या, ये स्थायी उत्तक बन गई। अब इनमें भी दो प्रकार देखो, इंपॉर्टेंट। स्थायी उत्तक, आपने विभजित उत्तक यहाँ तक अच्छे से पढ़ लिया। अब स्थायी उत्तक आ रहे। स्थायी उत्तक के दो प्रकार, पहला सरल उत्तक, दूसरा जटिल उत्तक। सरल उत्तक नाम से समझ में आ रहा, सरल है, सिंपल है, यानी एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। जबकि जटिल उत्तक मोर देन वन कोशिकाएं, यानी एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। तो जो सरल उत्तक है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बन रहा है, जबकि जटिल उत्तक में दो प्रकार दिए हुए, जाइलम और फ्लोएम, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनेंगे। कैसे, मैं वो आपको आगे समझाऊंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, अच्छे से सेपरेट कर लिया विभजित उत्तक और स्थायी उत्तक, उसमें सरल और जटिल। अब हम आते जो मोस्ट टिपिकल पार्ट है सरल उत्तक का, तीन उसके टाइप, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। आई नो वेरी कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। और सिर्फ नाम और कहाँ किस जगह पाए जाते हैं यही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ है नहीं इतनी बड़ी बात। नाम क्या है और किस जगह पाए जाएंगे। अब देखिए, पेरेनकाइमा है, उसके दो टाइप दिए हुए, क्यों है आगे मैं बताती हूँ। पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा आपकी बुक में एज इट इज इसी तरह इंग्लिश में ही लिखे हुए हैं। इंग्लिश में, अगर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्पेलिंग लिखी होनी चाहिए, और हिंदी मीडियम वालों के लिए ऐसे ही पेरेनकाइमा, ये पेरेनकाइमा हिंदी में लिखा हुआ है। तो इसका हिंदी नाम आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट मैंने लिया है आपके समझाने के लिए कि पेरेनकाइमा को मृदुत्तक कहते हैं, नाम से पता चल रहा है कि सॉफ्ट सेल्स होती है इसमें थोड़ी। कॉलेनकाइमा को स्थूल कोणोत्तक कहते हैं, यानी इसमें डेंसिटी है, घनत्व तो बहुत जाता हो, कोशिकाएं पास होगी, उसकी बाहर की जो लेयर होगी थोड़ी मोटी होगी, स्थूल होगी एक तरह से, है ना। स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ोत्तक कहते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग, दृढ़ होगी एक तरह से। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है। अब आपको मृदुत्तक, स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक याद नहीं रखने, क्योंकि आपके है ही नहीं बुक में नाम। आपकी बुक में यही दिए हुए, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, सेम टू सेम हिंदी में लिखे हुए। तो अब देखो, ये आपको तीनों समझ में आ गए। अब पेरेनकाइमा सेल को में अगर इन्हीं सेल्स में अगर क्लोरोफिल हो, पता है क्लोरोफिल क्या होता है, हरित उत्तक, यानी पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है जिससे पत्तियां अपना भोजन बनाती है। तो पत्तियों में क्या आ जाएगा, ये पेरेनकाइमा में हरित उत्तक आ जाएगा, जिसको हिंदी में हम कहते हैं, हिंदी में हम कहेंगे क्लोरोफिल। अब नाम से पकड़ना है, क्लोरेनकाइमा, ठीक है, क्लोरेनकाइमा। कॉलेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा में कंफ्यूजन है, इसलिए नाम से पकड़िएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आया भी, आता क्या है कि कौन सी कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, ऐसा ही दिया हुआ होता है। तो क्लोरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा दोनों ऑप्शन में आएंगे। उस वक्त आपको ध्यान रखना, क्लोरोफिल हरित उत्तक यानी क्लोरेनकाइमा में होगा, याद रख, ठीक है। अगर आपको हरित उत्तक याद नहीं रहता है, एक बार इंग्लिश में देखेंगे क्लोरोफिल लिखा हुआ होगा तो आपको पता चलेगा क्लोरेनकाइमा है। नाम से समझ में आ रहा है, राइमिंग देखिए, क्लोरोफिल, क्लोरेनकाइमा, डन यहाँ तक। अब सेम पेरेनकाइमा में अगर एरेनकाइमा, देखो एरेन, नाम देखिए, एरेन, एयर, इसमें क्या होता है, एयर होती है, खूब सारे एयर होंगे भरे हुए, खाली खाली स्थान होंगे एयर के। तो उसका नाम से समझ में आ रहा है कि पेरेनकाइमा को क्या कह सकते हैं, एरेनकाइमा। क्यों, क्योंकि उसमें एयर आ गई, जैसे ही पेरेनकाइमा में एयर आई तो उसको एरेनकाइमा कह दिया। डन, समझ में आया। पेरेनकाइमा के ही दो टाइप है, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा में क्लोरोफिल, एरेनकाइमा में एयर भरी हुई होती है, यानी वायु उत्तक होते हैं। डन। अब देखिए, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा हम आगे पढ़ते जाएंगे। एक चीज और बताती हूँ मैं, ये जो कोशिकाएं हैं ये होती है जीवित, इसकी कोशिकाएं भी होती है जीवित, बट ये होती है मृत, क्योंकि दृढ़ होती है ना। जैसे आपने पेड़ के तने के चारों तरफ हार्ड सेल देखी है, वो दृढ़ होती है, तो वो मृत कोशिकाएं होती है, वो बहुत हार्ड होती है। ठीक है, तो याद रखना, ये पेरेनकाइमा जीवित है तो ऑफकोर्स क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा भी जीवित कोशिका है, और कॉलेनकाइमा भी जीवित है, और ये मृत कोशिकाएं। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, इनमें से कौन सी कोशिका मृत कोशिका है, और अगर स्क्लेरेनकाइमा दे दे और इनमें से कोई 3 और दे दें तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्लेरेनकाइमा मृत कोशिका है, बाकी ये सारी जो सरल उत्तक में वो सारी जीवित कोशिकाएं। यहाँ तक डन, समझ में आ गया। जटिल उत्तक हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ये दो टाइप थे जटिल उत्तक के, जाइलम और फ्लोएम, जो आगे देखेंगे। एक मैंने आपको आउटलाइन बता दी है कि हमको ये पढ़ना है, डन। अब हम उसको देखते जाएंगे। कोशिश कर रही हूँ कि इजी तरीके से समझाऊं आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। हालांकि ये टॉपिक है कंफ्यूजन वाला, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, परमानेंट टिश्यू क्या था, विभजित उत्तक द्वारा बनी कोशिकाएं विभाजन की शक्ति खो देती है। जैसे मैंने कहा कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल थी, उन्होंने अपना पावर ऑफ डिवीजन खो दिया एक तरह से, तो ये क्या बनती है आगे जाके, स्थायी रूप से स्थायी उत्तकों में बदल जाती है। अपने कार्यों के आधार पर इसका विभेदीकरण हो जाता है, इसी को विभेदीकरण कहते हैं, और स्थायी उत्तकों में बदल जाती है, इस क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। ठीक है, कार्यों के आधार पर ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। अब है पेरेनकाइमा।
फर्स्ट जो सरल उत्तक में क्या था, पैरेन्काइमा था। इसमें कोशिका कितनी पतली होती है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जीवित कोशिकाएं हैं, लिविंग सेल है। क्वेश्चन यहाँ बनेगा तो आप देखिए ये वाला पैरेन्काइमा, इसमें ये कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका, सारी कोशिकाएं हैं। इनके बीच में जो स्थान है यहाँ पर, ये स्थान है इनके बीच में, ये स्थान है, ये यहाँ पर ये क्या अंतर कोशिका स्थान क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है पैरेन्काइमा सेल्स में। ठीक है, ये जो इसको कहते हैं हम इंटरसेल्यूलर स्पेस, हिंदी में कहते हैं अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान, ये थोड़ा ज्यादा होता है। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जीवित कोशिका है, और सेकंड ये कि ये भोजन का संग्रहण करती है। क्वेश्चन इन पे बनते ज्यादा। सामान्यतः क्या इसका कार्य क्या है, भोजन को संग्रहण देना, और ये पौधों को सहारा भी देती है। देखो आपको एक याद रखने का तरीका बताती हूँ कि पैरेन्काइमा बेसिकली कहाँ होती है कि जैसे प्ररोह ने वृद्धि की, ठीक है, विभाजोत्तक उत्तक की कोशिकाएं धीरे धीरे स्थायी उत्तक में बदलने लगी, तब जब प्लांट का तना लगभग थोड़ा थोड़ा हरा रहता है, प्रॉपर एकदम स्ट्रांगली बड़ा नहीं हो जाता, तब कोशिका मृदुत्तक होती है। अब जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग होगा ना, वो स्क्लेरेनकाइमा में बदल जाएगा, दृढ़ोत्तक में, दृढ़ हो जाएगी उसकी। तो फिलहाल जो हरे, जिसके तने हरे होते हैं ना, उनमें ये कोशिका होती है, पत्तियों में भी होती है, ये तनों में भी होती है। ठीक है, तो वहां पे भोजन संग्रहण का कार्य करती है और पौधों को सहारा देती है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखो इस पैरेन्काइमा की सेल्स में, ये देखो, ये अगर इनमें एक क्लोरोफिल है, दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन डॉट, ये क्लोरोफिल अगर आ गया तो उसको क्लोरेनकाइमा कह दे। और ये वायु तक, ये देखो वायु, इसमें खूब सारी बबल्स, वायु आ गई एक तरह से, तो इसको क्या कह देंगे हम, एरेनकाइमा, बस उतना ही है। ये कुछ पैरेन्काइमा कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, ऐसी कोशिकाओं को क्लोरेनकाइमा कहते हैं। अब क्लोरोफिल है तो प्रकाश संश्लेषण करेगी और भोजन का निर्माण करेगी ये कोशिकाएं, सिंपल। और एरेनकाइमा में देखिए, अब एक वो पॉइंट ये भी कि एरेनकाइमा सेल्स होती किसमें, जलीय पौधों में। क्यों होगी, क्योंकि इसमें जब वायु हो जाएगी तो ये हल्की हो जाएगी एक तरीके से, और पानी में जब ये पादप हल्के हो जाते हैं तो ये ऊपर आ जाएंगे, तो तैरते एक तरह से। तो जब फ्लोटिंग वाले जो प्लांट्स होते हैं उनमें अधिकतर एरेनकाइमा होते हैं। ठीक है, जैसे इससे क्या होता है, इसके बीच में जो बड़ी वायु गुहिकाएं होती है जो उसको तैरने में सहायता करती है, इसलिए उस उत्तक को एरेनकाइमा यानी एयर होती है। ठीक, नाम की राइमिंग हमने समझ ली। अब हम चलते क्लोरेनकाइमा। पैरेन्काइमा अच्छे से समझा, क्लोरेनकाइमा, फिर स्क्लेरेनकाइमा, तीन आएंगे। क्लोरेनकाइमा को देखिए, ये पौधों के विभिन्न भागों, पत्ती, तना में बिना टूटे लचीलापन। अब एक और याद करने का तरीका, जैसे पैरेन्काइमा को आपने समझा कि हल्के हल्के ग्रीन रहते, जब प्रॉपर नहीं, अच्छे से स्ट्रांगली नहीं खड़े होते, तब वो उसमें वो मृदुत्तक यानी पैरेन्काइमा होती है। सेम एज कोलेनकाइमा क्लाइंबर प्लांट्स में होती है, जिनको भी यांत्रिक सहारा चाहिए जाता है, किसी चीज का सहारा लेके जब वो चढ़ती है, उनमें क्या होता है, कोलेनकाइमा होता है। तो ये लचीलापन यानी टूटती नहीं है ना, लचीलापन में होता है और चढ़ती है, सहारा देने में सहायक होती है और लचीली होती है। मेन इसका यही पॉइंट, फ्लेक्सिबल होती है बहुत ज्यादा ये। अब क्लोरेनकाइमा के कारण पौधों को यांत्रिक सहारा समझ में आया, यानी किसी चीज के सहारे से ही जाती है, यांत्रिक सहारा मिलता है इसको। और ये जीवित कोशिका है, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि जीवित सेल्स है, लिविंग सेल्स। अब इनमें अंतर कोशिका स्थान कम होता है, ये कोशिकाएं लंबी होती है, कोनों पे थोड़ी मोटी होती है। मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखिए, ये पैरेन्काइमा हो गया, ये कोलेनकाइमा का डायग्राम, ये देखिए, ये थोड़ी लंबी है और इसके यहाँ पे मोटी है कोशिका, यहाँ पे बाहर की जो परत है मोटी है। अंतर कोशिका स्थान तो लगभग बिल्कुल ही कम है। और ये स्क्लेरेनकाइमा, आपको दिखने में समझ में आ रहा हो, कलर भी इसका ब्राउन है, एकदम पकी हुई से, स्ट्रॉन्ग है, दृढ़ है पूरी, है ना। तो ये कहाँ होती है, लताओं में होती है और पौधों के भागों जैसे पर्णवृंत। मैंने आपको कहा था कि जो पत्ती होती है, ये लीफ थी, मैंने आपको बोला था कि लीफ के जो बेस में होती है ना, याद रखना, लीफ के बेस में कौन सी थी, मेरिस्टेमिक, बट लीफ के स्टॉक में यानी वृंत में कौन सी थे, ये कोलेनकाइमा। ये याद रखने का तरीका है। पर्णवृंत में सेम टू सेम ये वर्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ, लीफ स्टॉक में होती है। एक तो किधर होती है, ये क्लाइमेट प्लांट्स में होती है, प्लस इसमें भी होती है, पर्णवृंत में भी होती है। ठीक है, और पर्ण के बेस में कौन सी, विभज्योत। इतना समझ में आ गया, ये कोलेनकाइमा हो गया। अब हम आते हैं स्क्लेरेनकाइमा पे। ये नाम आप देख, इस कोशिश इनकी देखो, डायग्राम और कलर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि बड़ी स्ट्रॉन्ग वाली है। यह उत्तक पौधों के कठोर और मजबूत भाग में बनता है और ये मृत होता है ना, मृत है इसलिए ब्राउन हो गया, ग्रीन से ब्राउन में बदल गया। ठीक है, और ये बहुत कठोर होता है और मजबूत होता है। तो इसकी कोशिकाएं लंबी और संकरी होती है। पीछे आपने डायग्राम में देखा, ये लंबी है, ये देखो, ये लंबी है इस तरह, और संकरी है, पतली पतली, संकरी मतलब। इन कोशिका, अब ये इंपॉर्टेंट देखो, याद रखने का तरीका, स्क्लेरेनकाइमा में ल आ रहा है, स्क्लेरेन ल, तो ल यानी लिग्निन। स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है, लिग्निन। ये याद रखने का तरीका है। कैसे याद रखेंगे, किस स्क्लेरेनकाइमा है, इसका नाम देखो, स्क्लेरेनकाइमा में ये क्या है, ल है, ल है मतलब इसमें लिग्निन है। अब लिग्निन क्यों है, क्योंकि लिग्निन क्या करता है, इसकी कोशिका भित्ति को मोटी बना देता है। और क्यों, कैसे, क्योंकि लिग्निन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो सीमेंट की तरह बिहेव करता है और कोशिकाओं को कठोर बनाता है।
ठीक है, समझ में आ गया। लिग्निन एक सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। वो पदार्थ जो कोशिकाओं में पाया जाता है और सीमेंट की तरह कार्य करके कोशिकाओं को कठोर बना देता है, कौन सा है? लिग्निन। किस में पाया जाएगा? स्क्लेरेन कायमा में। ल आ रहा है इसमें लिग्निन, स्क्लेरेन कायमा में लिग्निन होता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बनाता है ना स्क्लेरेन कायमा। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, दृढ़ चीजें जो स्ट्रॉन्ग होती है, कलर उसका ब्राउन होता है, तो लिग्निन की परत जमा हो जाती है कोशिका भित्ति पे, जिससे कि स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ये सीमेंट की तरह कार्य करता है। सीमेंट क्या करती है? स्ट्रॉन्ग हो जाती है सूख के, ऐसे ये भी कोशिका सूख के स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कठोर बन जाती है। इनकी कोशिका पता है मोटी होती है, इनमें आंतरिक स्थान नहीं होता। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट यही था। ठीक है, अब ये पाई कहाँ जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। स्क्लेरेन कायमा कहाँ कहाँ पाई जाती है? देखो, ये संवहनी बंडलों यानी जाइलम और फ्लोएम के आसपास। मैंने आपको बताया था जटिल उत्तक में क्या था? फ्लोएम और जाइलम था। उसको कंबाइंड रूप में हम क्या कहते हैं? वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल यानी संवहनी बंडल या संवहनी उत्तक, इनको कंबाइंड फॉर्म में जाइलम प्लस फ्लोएम को क्या कहते हैं? संवहनी बंडल। कभी एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्थायी, इनमें से स्थायी उत्तक कौन से? अ जाइलम, ब फ्लोएम, तीसरा संवहनी बंडल, और डी इन उपरोक्त सभी। तो डी होगा, उपरोक्त सभी होंगे, क्योंकि संवहनी बंडल भी होता है। जाइलम और फ्लोएम एक तरह से उसी के पार्ट हो गए, है ना। अब ये और कहाँ होता है? बीजों और फलों के कठोर छिलकों में। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कठोर पार्ट में होता है ना, जहाँ हार्ड शेल्स होती है, वहां पर स्क्लेरेन कायमा होगा, क्योंकि ये हार्ड होता है और इसकी कोशिकाएं आगे जाके मृत हो जाती है और ये हार्ड हो जाती है, ब्राउन ब्राउन। तो ये कठोर पार्ट जहाँ पे भी है, जैसे तने का हार्ड पार्ट कठोर है तो वहाँ है, और फल में कोई कठोर पार्ट है तो वहाँ है, बीज में है तो वो वहाँ है, तो हर जगह कठोर पार्ट में, प्लस जाइलम और फ्लोएम के आसपास। सेम टू सेम लाइन याद रखनी है, क्वेश्चन उठा तो सेम टू सेम उठेगा इसी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सेम नारियल का रेशेदार छिलका में जो होती है स्क्लेरेन कायमा की कोशिकाएं होती है। जो आप जिसको कहते हैं ना नारियल की चोटी, उसको पकड़ के ऐसे उतारते हैं, वो जो छिलका होता है ऊपर का रेशेदार छिलका, वो किसका बना होता है? स्क्लेरेन कायमा का। ब्राउन होता है ना, दृढ़ होता है, ब्राउन होता है और रेशेदार होता है। तो वो छिलका किसका बना होता है? स्क्लेरेन कायमा का। ठीक है, डन, समझ में आया। अब ये पौधों के भागों को मजबूती देता है, ये तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हमारा अपना सरल उत्तक हो गया, देखो विभोजक उत्तक हो गया और स्थायी उत्तक में से एक सरल उत्तक हो गया। अब सेकंड क्या पढ़ रहे हैं? जटिल उत्तक, है ना। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं। ये देखो, ये हमने विभजित उत्तक कर लिया। अब स्थायी उत्तक का एक पार्ट ये कर लिया, सरल उत्तक। ये सारी कोशिकाएं हमने पढ़ ली, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन कायमा। अब हम कहाँ है? जटिल उत्तक, जिसमें दो है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, फटाफट से पढ़ लेते हैं हम लोग। अब देखिए, ये रहा जटिल उत्तक। अब इसको जटिल उत्तक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं बनता है। अभी तक पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन कायमा जो आपने पढ़े, उसमें हमने एक ऐसे ही पढ़ा कि इस कोशिका में ये होता है, इस कोशिका में ये होता है, ऐसे नहीं पढ़ा ना। इसमें 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार की कोशिका है, क्योंकि एक एक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। बट इसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं, कैसे मैं बताऊंगी आगे। ये उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो एक समान कार्य करते हैं, तभी उत्तक है। मैंने आपको आगे बता दिया है कि जाइलम प्लस फ्लोएम, इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं? हम कहते हैं संवहनी उत्तक। जाइलम और फ्लोएम को कंबाइंड रूप से कहते हैं संवहनी उत्तक, यानी वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर बंडल, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, संवहनी उत्तक या संवहनी बंडल। और ये पौधे होते हैं ना, वो स्थलीय वातावरण में, है ना, स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट जितना वो इंपॉर्टेंट है, संवहन बंडल होते एक तरह से। अब पहला हमने लिया जाइलम। अब जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं, इसीलिए इसको जटिल उत्तक कहते हैं। ये देखिए, नंबर 1 ट्रैकेट्स, नंबर 2 वेसल्स, नंबर 3 जाइलम पेरेनकाइमा एंड नंबर 4 जाइलम फाइबर। हिंदी में इसको ट्रैकेट्स को कहते हैं, वाहिनिका। बट आई सजेस्ट यू कि आप ट्रैकेट्स ही याद करें, क्योंकि हिंदी में ऐसे ही लिखा हुआ रहा है ट्रैकेट्स। ठीक है, फिर है वाहिकाएं, फिर है जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम रेशे। इसमें से ये जो है ट्रैकेट्स और वेसल्स, यानी वाहिनिका और वाहिकाएं, ये क्या करती है? ये देखिए, जाइलम के ये 2 पार्ट है, वो करते हैं जड़ों से पानी और घुले हुए खनिज लवणों को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। यानी ये जो 2 पार्ट है, ये क्या करते हैं? पानी और खनिज लवणों को जड़ से पौधों तक पहुंचाता है। इसमें खास बात क्या है कि ये 1 डायरेक्शनल है, यानी ये एक ही डायरेक्शन में, ओनली अपवर्ड, ऊपर की तरफ गति करते हैं। ये जड़ है, यहाँ जड़ होती है, ये तना यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जाता है, यानी जड़ से ये पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। तो एक ही 1 डायरेक्शनल हुआ, जबकि जो फ्लोएम होगा वो 2 डायरेक्शनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जाइलम पेरेनकाइमा। ये क्या करता है? ये भोजन का संग्रहण करता है। अब हमने सरल उत्तक में पढ़ा था पेरेनकाइमा, वो भी भोजन संग्रहण का कार्य करता है, सहारा प्रदान करता है और भोजन संग्रहण का कार्य करता है। सेम एज यहाँ पर भी ये जाइलम पेरेनकाइमा भी भोजन संग्रहण का कार्य करता है। फिर आता है जाइलम रेशे, ये सहारा प्रदान करता है। ये चारों के इसके काम हो गए। अब क्या है? इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है जाइलम पेरेनकाइमा को छोड़कर इसकी सभी अधिकांश कोशिकाएं मृत होती है। देखिए,
ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि ये क्या कोशिका, ये मृत है, ये कोशिका, ये मृत है, ये भी मृत कोशिका, यानी ये तीनों मृत है, बट सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा ये कौन सी कोशिका है, ये जीवित कोशिका है। तो एक क्वेश्चन यही बन गया कि इनमें से कौन सी कोशिका जीवित है, और 4 ऑप्शन यहाँ आ जाएंगे। तो कौन सी कोशिका जीवित है, ओनली जाइलम पेरेन्काइमा, बाकी सारी कोशिकाएं डेड सेल्स है, सिर्फ ये लिविंग सेल है। ठीक है, अब आप एक चार्ट में मतलब पेपर में आप ये लिख के इसके आगे आप छोटे अपने पॉइंट्स बना सकते हैं कि मृत कोशिका है, इन दोनों का कार्य क्या है, ये पेरेन्काइमा जीवित कोशिका है, इसका कार्य क्या है, जाइलम रेसे इसका कार्य क्या है, और ये मृत कोशिका, ये आपको लिखना है खुद को। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फ्लोएम लेंगे। सेम है जाइलम की तरह फ्लोएम में भी 4 कोशिकाएं होती हैं। फर्स्ट है सीव ट्यूब्स, सेकंड कंपेनियन सेल्स, थर्ड फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फोर्थ है फ्लोएम फाइबर। हिंदी में देखिए, हिंदी में एनसीईआरटी में चालनी नलिका ऐसे हिंदी में लिखा था, बट ट्रैकिड्स एनसीईआरटी में ट्रैकिड्स हिंदी में भी लिखा हुआ था, तो आपको वो ट्रैकिड्स इंग्लिश वाला नाम याद करना चाहिए। यहाँ पे आप हिंदी में कर सकते हैं क्योंकि चालनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे, ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या है देखिए, अब चालनी नलिकाएं नाम से ही पता चल रहा है नलिकाकार कोशिकाएं होती, छिद्र होते, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इंपॉर्टेंट ये है कि फ्लोएम का कार्य क्या है। जैसे जाइलम का कार्य क्या था, उसमें वाहिनिका और वाहिका यानी ट्रैकिड्स और वेसल्स क्या कर रहे थे, जल का और खनिज लवणों का क्या कर रहे थे, जड़ से पौधों के ऊपर भागों में पहुंचा रहे थे पानी। जबकि ये क्या कर रहा है, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है, और ये 2 डायरेक्शनल है, डबल डायरेक्शनल, यानी तो दोनों दिशाओं में परिवहन कर सकता है। जबकि जो जाइलम था वो एक 1 डायरेक्शनल था। देन अब इसमें इंपॉर्टेंट उसमें क्या था, इसमें है फ्लोएम रेशे है वो मृत कोशिकाएं, जबकि अन्य फ्लोएम कोशिकाएं जीवित थी। अब इसमें सिर्फ एक कोशिका है ना, वो जो मृत कोशिका है, एक मिनट, ये जो कोशिका है ये मृत कोशिका है, ठीक है, बाकी सारी कोशिकाएं जीवित है, ये जीवित है, ये जीवित है, ये जीवित है, तीनों जीवित है। जबकि फ्लोएम जाइलम में क्या था, सिर्फ ये पेरेन्काइमा जीवित था, बाकी ट्रैकिड्स, वाहिनिका और रेशे ये तीनों मृत थे। तो ये तो दोनों में मृत है, इसमें भी है और उसमें भी है, अंतर इन दोनों का हो जाएगा ऊपर वाले कोशिकाओं का। ये भी दोनों में जीवित है, पेरेन्काइमा इसमें भी जीवित है, उसमें भी जीवित है, अंतर इसका है, यानी इसमें चालनी नलिका है और साथी कोशिका जो है वो यहाँ पे जीवित है, जबकि उधर जो ट्रैकिड्स और वेसल्स थे वो क्या थे, वो मृत कोशिकाएं थी। बस इतना ही अंतर है। अब इनके कार्य आपने देख लिए, कार्य क्या था कि फ्लोएम रेशे मृत कोशिकाएं होती है, जबकि अन्य फ्लोएम कोशिकाएं वो जीवित होती है। डन यहाँ तक, और कार्य आपने समझ लिया कि दोनों दिशाओं में परिवहन कर सकता है, पत्तियों से भोजन ले जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये एपिडर्मिस। तो हम एपिडर्मिस देख लेते हैं। एपिडर्मिस एक्चुअली क्या होता है, एपिडर्मिस यानी कोशिका की सबसे बाहरी परत। मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर बताया था, उसमें मैंने बताया तो जो सबसे बाहरी परत है वो एपिडर्मिस होती है। इसमें बाह्य त्वचा में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ एपिडर्मिस के, संरचना नहीं है बट एपिडर्मिस में जैसे जड़ की एपिडर्मिस है, तने की एपिडर्मिस है, कोशिकाएं तो सब में है, पूरे पार्ट्स में, पादप के उस अलग अलग पार्ट्स की कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार की एपिडर्मिस है। क्यों, क्योंकि उसको जैसे कार्य करना उस हिसाब से एपिडर्मिस में चेंजेस आ गए थे। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे। अब पत्तियों की जो एपिडर्मिस होती है, लीव्स में जो एपिडर्मिस है उसमें क्या होता है ये सेल्स होती है। वेट, मुझे सेल्स बना लेती हूँ, माई ड्रॉइंग इज नॉट मच गुड बट आई एम ट्राइंग। ये देखो, ये जैसे एपिडर्मिस है ना, ये कोशिका थी, ये उसके एपिडर्मिस में एक सेल एक मैंने बनाई, ये रंध्र है ना। रंध्र क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन दोनों करता है। ये रंध्र में जो कोशिका ये है ना, रंध्र 2 गार्ड सेल्स यानी रक्षक कोशिकाओं से मिलकर बना, तो जो किडनी शेप की होती है, किडनी शेप की है, और रंध्र को इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। उसमें खूब सारे स्टोमेटास होते हैं, रंध्र होते हैं। पत्तियों में ऊपर तो रंध्र होते हैं, हर बहुत सारे रंध्र होते हैं, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन में गैसों का आदान प्रदान, गैस क्यों लेंगे। अब देखिए, पत्ती खाना बनाती है, प्रकाश संश्लेषण से बनाती है, और क्या लेती है वो प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेती है। तो गैस लेगी किससे, स्टोमेटा से, यानी रंध्र से ही लेगी एक तरह से। तो ये और ऑक्सीजन देगी और उसी से वापस ऑक्सीजन बाहर देगी। तो ये होते हैं, बस इतना सही है इसमें कि रंध्र 2 वृक्क के आकार की कोशिकाओं से घिरे होते हैं। इनको रक्षक कोशिकाएं इंग्लिश में गार्ड सेल्स कहते हैं। ये रक्षक कोशिका है, ये रक्षक कोशिका, और ये क्या है, ये रंध्र है पूरा। ठीक है, ये किसमें होती है, पत्ती के एपिडर्मिस में। यहाँ तक समझ में आ गया। कार्य क्या है इसका, गैसों का आदान प्रदान या वाष्पोत्सर्जन। डन। नेक्स्ट है अपना जड़ की एपिडर्मिस। इसको ये कोशिकाओं में क्या होती है, जड़ रोम होती है। अब देखो, जैसे ये जड़ थी है ना, समझो ये जड़ है, यहाँ पे ये जड़ है, ये खूब सारी है। अब ये जड़ में एक तो ये सिर्फ ये पार्ट लूँ मैं छोटा सा, तो ये जल को अवशोषित करेगा, तो इतना सा पार्ट है। अब इसमें अगर मैं एक रोम छिद्र, ये रोम बना दूं, ये अब देखो इसके चारों तरफ कितना सारा पार्ट है जो जल अवशोषित कर सकता है ना, हो गया ना। तो कहने का मतलब है कि ये कोशिकाओं में जो जड़ रोम होते हैं वो क्या करेंगे, रोम का सतह क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। यानी एक रोम बढ़ा तो उसके चारों तरफ का सारा क्षेत्रफल पानी अवशोषित कर सकता है। तो क्या कर सकते हैं, सतह क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, तो पानी के अवशोषण में सहायता करते हैं, ज्यादा पानी अवशोषित कर सकते हैं।
ये हो गया जड़ में, पत्ती में याद आ गया, जड़ में रोम होते हैं, एपिडर्मिस में, पत्ती में रंध्र होते हैं जिसमें गार्ड सेल्स होती है, रक्षक कोशिकाएं, ठीक है। अब मरुस्थलीय पौधों की दो ही बचे हैं इसमें, एपिडर्मिस में और दो चीज, एक तो मरुस्थलीय पौधों में और एक होगा आपके आगे कॉर्क सेल्स में, ठीक है। मरुस्थलीय पौधों में क्या होती है, इसका याद करने का तरीका बताती हूँ, मरकट। मरुस्थलीय पौधों की जो एपिडर्मिस होगी उसमें क्यूटिन होगा, कट यानी क्यूटिन। मरुस्थलीय पौधों की जो एपिडर्मिस होगी उसमें क्यूटिन होता है जो जल रोधी होता है। अब आपको पता है कि मरुस्थलीय पौधों में पानी अगर ज्यादा उड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर तो पानी कम पड़ जाएगा, वैसे ही पानी कम होता है मरुस्थल में। तो वहां उसकी जो एपिडर्मिस होती है उस पर एक लेयर होती है, मोम के जैसी लेयर होती है। मोम समझते हो ना, जैसे मोम होता है तो वो पानी का आदान प्रदान नहीं होने देगा एक तरह से, तो वैसी एक लेयर होती है जिसको क्यूटिन कहते हैं, यानी जल रोधी लेयर होती है उसको। ये रासायनिक पदार्थ होता है एक तरह का। तो अब इनमें मरुस्थलीय पौधों में क्यूटिन होती है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये जल रोधी होती, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या होती है, जल रोधी होती, ठीक है। तभी मरुस्थलीय पौधों में होती है। मरकट, ये याद रखना, वो क्या था, एक लिग्निन आया था, स्क्लेरेन कायमा में ल से लिग्निन था। अब यहाँ मरकट मरुस्थलीय पौधों में क्यूटिन होती है, कट में। ये याद रखने का तरीका, तीन पदार्थ होते हैं, लिग्निन, सुबेरिन और ये क्यूटिन। ये तीनों पदार्थ किसमें होते हैं, ये याद रखने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखिए, अब आएगा कॉर्क सेल्स। जो पुराने पौधे होते हैं ना, उसकी जो एपिडर्मिस होती है उसमें द्वितीयक विभजोतक स्थान ले लेता है। क्या, जैसे पुरानी तना बन गया, ठीक है, विभजोत कोशिकाएं हैं, उन्होंने प्रॉपर अच्छे से सारा विभाजन कर लिया, उसके बाद एक और विभाजन उसमें होगा और उससे क्या बनती है, कॉर्क सेल्स बनती है पुरानी। क्योंकि पौधों के, जब कुछ पौधे होते हैं 200, 400, 500 साल पुराने होते हैं, इतने भी होते हैं, तो उसमें एक द्वितीय विभाजन और होता है, उससे जो कोशिकाएं बनती है कॉर्क सेल, यानी एक तरह से पेड़ की जो छाल होती है वो बनती है। आपको पता होना चाहिए कि पेड़ की छाल है तो ऑफकोर्स वो पानी का इधर उधर नहीं जाने देती, एक तरह सूखी होती है, कठोर होती है, तो यूं ही पता चल जा रहा है कॉर्क सेल्स मतलब पेड़ की छाल, ये समझिए। अब कॉर्क सेल्स में क्या होता है, सुबेरिन। अब ये कॉर्क सेल्स जो होती है मृत होती है और इसमें कोई अंतर कोशिका स्थान होता नहीं, सारी कोशिकाएं पास पास होगी, सघन रूप से होगी। अब इसको याद रखने का तरीका होता है कासू। कासू यानी कॉर्क सेल्स में सुबेरिन होता है, ठीक है। मरकट, कासू और स्क्लेरेन कायमा में ल आता तो लिग्निन, ऐसे पता चल गया। मरकट यानी मरुस्थलीय पादपों में क क्यूटिन होता है, कट यानी क्यूटिन। अब इसमें कासू, कॉर्क सेल्स में सुबेरिन होता है। सुबेरिन मतलब क्या, सुबेरिन का क्या होता है, जमाव होता है, ये गैसों और पानी के लिए अपारगम्य बनाता है। इसका काम क्या होता है कि जो ये जो सेल है, कॉर्क सेल्स है, उसमें गैसों और पानी का अपारगम्य, ना गैस आ जा सकती है ना पानी आ जा सकता, तभी तो वो सूखी रहती है। आपने देखा होगा पेड़ की छाल, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, टॉपिक यही है अपना पादप कोशिका, पादप उत्तक जितना भी था। एक लास्ट क्वेश्चन इसी में से आया तो मैंने लिख दिया, वैसे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे अलग अलग ग्रुप में, मैंने एक ही ग्रुप का उठाया ये। मैं बाकी पीवाईक्यूज जब करवाऊंगी क्लासेस, जितने भी 2011 से लेकर 2024 तक सारे पीवाईक्यूज में एक बार क्लास लाऊंगी। तो कॉर्क कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ जो गैसों एवं पानी के लिए अभिद बनाता है कॉर्क सेल्स को, वो कौन सा, देखो इसमें क्यूटिन है, सुबेरिन है। अब आपको ट्रिक याद होगी तो आपको पता रहेगा, मरकट है जो मरुस्थलीय पौधों में क्यूटिन होती है और कासू यानी कॉर्क सेल्स में सुबेरिन होती है ना, ये अपना ट्रिक था। तो कॉर्क सेल्स है, इसमें सुबेरिन होती है और स्क्लेरेन कायमा में लिग्निन होता है। अच्छा, लिग्निन का काम क्या था, इनका काम भी याद रखना आपको, क्या क्या थे। लिग्निन जैसे सीमेंट की तरह होकर आगे स्ट्रॉन्ग बना देता है। ये जो क्यूटिन है वो मोम जैसी परत है। सुबेरिन है वो क्या कर रहा है, ये भी जल को और अभेद बनाता है एक तरह से। ये तीनों इसके काम है। अब देखो, मैंने आपका सारा ये करवाया है, बट मैं चाह रही हूँ आप इस पूरे को अपने एक नोट्स के रूप में, ये एक बार आप टेबल ले, अपने खुद के नोट्स बनाए, विभजित कोशिकाएं लिखे, ये सेम लिखे। मैंने, मेरे पास ना जगह थी ना मैं टाइपिंग इतना कर सकती थी, तो मैं इतना ही शॉर्ट फॉर्म में लिया है। पर आप लोग इसके नीचे सबके जगह लिख दे, किस किस जगह पाया जाता है। स्थायी उत्तक ले, सरल उत्तक में लिख दे, एक ही प्रकार से विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से। फिर इसके है ना शॉर्ट नोट्स, इसी टेबल को आपको थोड़ा एक्सपांड करके बनाना है। जैसे कि ये पेरेन कायमा में, क्लोरेन कायमा में क्या हो रहा है, एरेन कायमा में क्या है, इसमें और इसमें के एक एक पॉइंट लिख दे, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये जीवित, ये जीवित, ये मृत। और जाइलम कोशिका में 4 कोशिका है ना, जैसे मैंने बताया था, ये चारों आप लिख दे फ्लोएम जाइलम में। इस तरह आप नोट्स बना लें और वो नोट्स आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे तो एक शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा इस क्लास का पूरा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जंतु तक, वो भी आपको इसी तरह मैं एक टेबल फॉर्म में बता दूंगी और आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। इजी है, एक बार ढंग से पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि आपको ये इसका प्रॉफिट मिल सके सब लोगों को। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।